दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों बिहार पीसीएस की परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट है। लोक सेवा आयोग ने बिहार के अभी नोटिस जारी कर दिया है कि परीक्षा के जिलों का नाम अभी रात बिरात घोषित कर दिया जाएगा और 10 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा। और वहां बिहार में क्या है, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध एक जो है अभियान छेड़ा गया है और कल एक महा आंदोलन है। तो एग्जाम कांकस चैनल आपके आंदोलन को सपोर्ट करता है। वन डे वन एग्जाम नो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है और आप लोग आंदोलन करिए, हम भी पहुंचेंगे जहां तक संभव हो सकेगा, ठीक है। तो देखिए, चूंकि लोक सेवा आयोग अपना एडमिट कार्ड भी जारी करने की तैयारी कर लिया है, तो पढ़ाई तो करते रहते हैं। तो क्विक रिवीजन सीरीज में ये विविध प्रश्नों की सीरीज है। तो जल्दी से जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बहुत समय नहीं लेंगे, तेजी से प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। क्योंकि यह क्विक रिवीजन की सीरीज है तो इसमें ज्यादा व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है। तेजी से केवल प्रश्न प्रश्न सॉल्व करेंगे। और हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। वीडियो बहुत छोटी है, पूरा देखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में 2010-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो आपको बताना है कि बिहार के जो ये जिले हैं इनमें कहाँ पे 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हुई है, वृद्धि दर कहाँ की सबसे ज्यादा रही है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर रही है वह रही है मधेपुरा की। मधेपुरा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो याद रखिएगा, मधेपुरा के बाद किशनगंज है, फिर अररिया है, इसके बाद किशनगंज है और फिर अररिया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो मधेपुरा में हुई है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो बिहार में भागलपुर। ये प्रश्न हम एक दिन और आपको पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए दोबारा भी इसको पढ़ा रहे हैं। बिहार में रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है भागलपुर। याद रखिएगा, भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो देखिए, इसमें है अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब में बिहार का वर्णन दिया गया है। और रामचरितमानस महाभारत में भी बिहार का वर्णन दिया गया है। रामचरितमानस में तो गुरु विश्वामित्र की कुटिया ही वहां बताई जाती है, बक्सर के पास में, जहां रामचंद्र जी गए थे शिक्षा लेने के लिए। तो इस प्रकार जो है बिहार का जो वर्णन है वो कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। तो अथर्ववेद में बिहार की प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, बिहार के बारे में अथर्ववेद में लिखा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नालंदा में स्थित बड़ा गांव। बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। तो नालंदा में जो स्थित बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, बड़ा गांव महाविहार का पता। तो यह लगाया था कनिंघम महोदय ने। कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक थे उस समय, और इन्होंने नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता लगाया था, ठीक है। तो कनिंघम महोदय थे जिन्होंने बड़ा गांव महाविहार का पता लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है। तो देखिए, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, तो यह कहाँ वर्णित है। देखिए, निष्क क्या था, ये गले का आभूषण भी था और सोने का सिक्का भी था, तो दोनों था ये। तो निष्क, स्वर्ण या सतनाम, इसमें से कोई भी उपहार में दिए, तो यह कहाँ वर्णित है। तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क उपहार में दिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का अगला प्रश्न है, अपसर से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। अपसर कहाँ स्थित है, गया में स्थित है। तो अपसर से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किसकी कथा का दृश्य अंकित है। तो यह रामायण की कथा का दृश्य अंकित है। अपसर यानी अपसर कहाँ है, गया में है। वहां से एक मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, भग्नावशेष मतलब टूटा हुआ अवशेष मिला है, और इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किसकी कथा का दृश्य है, तो रामायण की कथा का दृश्य है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि अपसर से जो भग्नावशेष मिला है मंदिर का, वहां रामायण की कथा का दृश्य अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको पता भी होगा। तो बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 40। बिहार में लोकसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 40 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। विदेशिया
विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो यह है बिहार का। विदेशिया बिहार का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विदेशिया बिहार का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए प्रखंड का प्रधान कौन होता है? देखिए प्रखंड मतलब ब्लॉक। ब्लॉक प्रखंड का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो देखिए प्रखंड का प्रधान जो होता है वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन सा होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ होता है। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रखंड का प्रधान होता है। ठीक है ना, प्रखंड का प्रधान जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और एक राजनीतिक व्यक्ति भी प्रखंड में रहता है जिसे ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। क्या है ये? राजनीतिक पोस्ट है, इसे ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रखंड का जो प्रधान होता है वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी या बीडीओ। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो देखिए इसमें से है बज्जी। बज्जी बिहार में स्थित गणतंत्र था। साथ ही वैशाली भी बिहार में ही स्थित गणतंत्र था। वैशाली का जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर में मुख्यालय है वैशाली का। तो जो वैशाली है बिहार में स्थित जो गणतंत्र था, जो महाजनपद, वह है बज्जी। वैशाली भी बिहार में स्थित एक गणतंत्र था। ठीक है ना, सबसे प्राचीन गणतंत्र इसे दुनिया का माना जाता है, वैशाली को। नेक्स्ट देखते हैं, आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्या है? फिर से देखिए, आपदा रिस्पांस में मतलब आपदा के समय त्वरित कार्रवाई करके लोगों की जान माल की हानि को कम करना, यानी आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। आपदा रिस्पांस के मामले में बिहार नंबर 1 पे है, यह मानदंड स्थापित करने वाला राज्य है। ठीक है ना, इसने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। तो आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने वाला जो राज्य है देश का, वह है बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना आखिरी उपदेश दिया था पावापुरी में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने अपना आखिरी उपदेश कहाँ पे दिया था? पावापुरी में दिया था। देखिए महावीर स्वामी के जन्म पर जो है वहां पे एक मेला भी लगता है, सोनपुर जो मेला होता है, यह महावीर स्वामी के जन्म पर ही लगता है, जन्म दिवस के दिन ही लगता है। और सोनपुर का जो मेला है वो दुनिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है ना, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इनमें से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है मिथिला मैदान। ठीक है, मिथिला मैदान जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, और यह इंपॉर्टेंट है। देखिए गंगा व सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान, ये सभी झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, लेकिन मिथिला मैदान झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो अतापू संबंधित है ओणम से। ठीक है, आपको पता है कि ओणम जो है केरल का प्रमुख त्योहार है, और अतापू जो है ओणम से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ओणम से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो क्या है? चावल। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, बिहार का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वह है चावल। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किसने सत्ता संभाली? क्या है? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो देखिए हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है ना? हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। देखिए हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग वंश के बाद जो आया नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद क्या आया? मौर्य वंश, और मौर्य के बाद क्या आया? शुंग वंश। ठीक है ना? तो इस प्रकार वंश का क्रम है, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। अब देखिए हर्यक वंश के जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? हर्यक वंश के प्रमुख राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयभद्र या उदयन। फिर अनिरुद्ध थे, फिर मुंड थे, फिर नागदशक थे। हर्यक वंश के ही शासक उदयन ने, किसने? हर्यक वंश के शासक उदयन ने, किसने? उदयन या उदयभद्र ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी कुसुमपुर नामक स्थान पर। ठीक है? गंगा व सोन नदियों के तट पे। ठीक है? तो इस प्रकार जो है हर्यक वंश के ही शासक थे उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश का काल। शिशुनाग वंश में शिशुनाग है, कालाशोक है और नंदिवर्धन है, तीन लोग वहां थे। फिर नंद वंश का शासन आता है। नंद वंश का जो सबसे जबरदस्त विश्वविख्यात नेता वो राजा हुआ, वो कौन हुआ? महापद्मनंद। ठीक है? विख्यात शासक हुआ महापद्मनंद। ठीक है? इसके बाद आ जाता है मौर्य वंश, और मौर्य के बाद आता है शुंग वंश। तो इस प्रकार आप देखें कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, इस प्रकार मगध की सत्ता ऐसे ही ट्रांसफर होती रही एक दूसरे को। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने गिरिव्रज या राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बताया था यह आपको बताना है। कौन सा वह मगध का शासक था? तो वह था शिशुनाग। शिशुनाग ने राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, यह याद रखिएगा। यह जो है मगध का शासक था शिशुनाग, इसने राजगृह या गिरिव्रज के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जो जन्मस्थली थी वो कहाँ थी? वो पटना थी। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जो जन्मस्थली थी वह पटना में थी। वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर है वसु पूज्य, उनकी जन्मस्थली कहाँ थी? पटना में थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? तो देखिए जैसे ही गृह त्याग किया उन्होंने गौतम बुद्ध, तो सबसे पहले वो कहाँ गए? वो वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में गए। ठीक है? तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध जो है वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में गए, और वहां उन्होंने उनसे कुछ शिक्षा ली, लेकिन संतुष्टि न मिलने के बाद वो वहां से फिर आगे निकल गए। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले वो कहाँ गए? वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में गए। ठीक है ना? ये सारनाथ है। तो इस प्रकार वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में सबसे पहले गौतम बुद्ध गए गृह त्याग के बाद। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कल चूंकि आंदोलन है तो एग्जाम कांकर्स परिवार आपके साथ है, और एग्जाम कांकर्स परिवार यह चाहता है कि 1 डे 1 एग्जाम नो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है? तो हम भी उसके खिलाफ हैं और हम आपका समर्थन करते हैं। ठीक है? तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखिए, और जैसे अभी प्रयागराज में लोगों ने आयोग को मनवा लिया है, वैसे ही आप भी वहां के आयोग को मनवा लेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। लेकिन धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए। यह बात तो प्रयागराज से सीखने लायक ही है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिसके खिलाफ पुलिस को लाठी भाजने पड़े या किसी को कुछ समझाना पड़े। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने प्रदर्शन किया और यहाँ सफलता मिली। ठीक है? तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए, पढ़ाई करते रहिए। आज से जिलों की लिस्ट आ जाएगी, किसका सेंटर किस जिले में है, तो उसे भी देख लीजिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते रहिए, आंदोलन करते रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।